तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नए थीम के साथ अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक तो वैसे भी हमारा टॉपिक तो हमारा है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो कैसे कैसे जर्मनी एज अ नेशन स्टेट बन के उभरे, जर्मनी और इटली कैसे कैसे इनका यूनिफिकेशन हुआ। तो हम लोग बेसिकली हम लोग थीम यूनिफिकेशन ही पकड़ के चल रहे हैं कि कैसे कैसे इन कंट्रीज का यूनिफिकेशन हुआ। फिर हम लोग बात करें ये ऐसा नेशन स्टेट बन के निकल के आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी और इटली कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कह सकते हैं कि क्या आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है कि नेशन का। तो कैसे आर्मी प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी नेशन को बनाने में। तो इसके बारे में हम लोग बात, मतलब हम लोग का कोर टॉपिक यही रहने वाला है। तो 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था यूरोप में, वो मूव किया किसके साथ जुड़ के, डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के साथ जुड़कर वो आगे बढ़ता रहा। ठीक है, और हम लोग बात करें इसको स्प्रेड किसने किया, नेशनलिस्टिक sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जो कंजर्वेटिव्स थे वो रोक रहे थे नेशनलिस्ट को कि भैया ऐसा नेशनल स्टेट नहीं बनने दें। पर एकदम से ऐसा क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव थे वो लोग नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को मतलब बढ़ाने लगे कि ऐसा नेशन को प्रमोट करने के लिए चीज़ें करने लगे। क्योंकि वो लोग अब समझ चुके थे कि भैया कि अगर जो हमारा यूरोप के अंदर अगर नेशन की तरह तैयार हो जाएगा तो फिर हमारे लिए पावर, और हम लोग बात करें पॉलिटिकल पावर बहुत मिल जाएगी, पॉलिटिकल डोमिनेशन मिल जाएगी यूरोप के ऊपर। तो अब ये थॉट के साथ जो कंजर्वेटिव थे, अब वो चाह रहे थे कि क्या किया जाए, जो ऐसा हम लोग बात करें कंट्री कंट्री को नेशन स्टेट बनाया जाए। तो ऐसे ही करके हम लोग बात करें जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन होगा, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली एज अ नेशन स्टेट। तो भैया ये लोग जो कंजर्वेटिव थे, अब वो लोग हेल्प करने वाले हैं जर्मनी और इटली को क्या, नेशन स्टेट बनाने में। और कैसे कैसे करने वाले हैं अब इसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा इसको जूम करके रिपीट कर दे रहा मैं। अब जूम हो गया, तो अब मैं रिपीट कर दूं दोबारा से। तो हमने क्या देखा कि 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था वो धीमे धीमे मूव करने लगा किसके, जो रेवोल्यूशन के साथ। और हम लोग बात करें जो डेमोक्रेसी का आइडिया था इसके साथ हम लोग बात करें, धीमे धीमे मूव करने लगा। और नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट थे इनको आगे लेके गए कौन, कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा था, और जिससे कि जर्मनी को एज अ नेशन स्टेट, जर्मनी और इटली को एज अ नेशन स्टेट बना के वो लोग अपनी पावर को हासिल करना चाहते थे। तो गाइस जैसा कि हम लोग बात ही कर रहे थे कि वहाँ पे कैसे-कैसे यूनिफ़िकेशन हुआ जर्मनी के अंदर, तो हमने देखा कि जो लिबरल मिडल क्लास थी, तो 1848 में उन्होंने रिवोल्ट किया और ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट। तो उन्होंने कहा कि भैया जो अलग-अलग रीजन्स हैं जर्मनी के, जर्मन कॉन्फेडरेशन के, तो उन्हें नेशन स्टेट बना दिया जाए। और इससे हम लोग बात करें इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू हम लोग क्या करें, गवर्न करें। पर आउटकम में क्या निकला? अरे! ये तो मेरी फ़ोटो है। भैया आउटकम में मैं नहीं निकला, मैं तो और कहीं से निकला था, और कहीं और किसी समय पे निकला, और वो भी बहुत लेट निकला इसके बाद तो बहुत लेट ही निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज़ हाउएवर रिप्रेस्ड। तो जो लिबरल्स थे उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था नेशन को बिल्ड करने के लिए, उसे दबा दिया गया। किसकी किसकी मदद से दबा दिया गया? हम लोग बात करें मोनार्की और मिलिट्री की मदद से दबा दिया गया। और इसको सपोर्ट कर रहे थे लार्ज लैंड ओनर्स, जिन्हें हम लोग जंकर्स कहते हैं, प्रूशिया के। तो इन्होंने दबा दिया। तो भैया अब हम लोग बात करें कि जो जो जर्मनी थी वो यूनाइट कैसे हो गई? तो हम लोग इसका सही उत्तर हम लोग देखने को मिलता है क्या? आर्मी आर्मी का रोल बहुत बड़ा होगा, जो कि हम लोग बात करें यूनाइट करेगा जर्मनी को। और कैसे यूनाइट करेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग। कैसे आर्मी ने भैया पावर ली और कैसे-कैसे चीज़ें बढ़ी, उसके बारे में बात करते हैं। तो भैया जो महान व्यक्ति दिख रहे हैं आपको सामने, ये हैं ओटोमन बिस्मार्क, जो कि एक तरीके से हम लोग बात करें, इन्होंने ही यूनिफाइड कराया था किसको? जर्मनी को। कैसे जर्मनी को यूनिफाइड कराया था इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई भी है कि आफ्टर द फेल अटेम्प्ट ऑफ लिबरल्स, तो लिबरल्स के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद भी जो प्रूशिया था उसने क्या किया? लीडरशिप ली। भैया अब हम लोग नेशनल नेशनल यूनिफिकेशन
करेंगे। कैसे वो करेंगे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, जर्मनी के, प्रूशिया के, जिनका नाम ओटोमन बिस्मार्क था, तो ये आर्किटेक्ट थे। हम लोग बात करें, इन्होंने ही अपनी आर्मी का बेड़ा उठाया और 3 वॉर लड़ी। कितनी वॉर लड़ी? 7 सालों के अंतराल में इन्होंने 3 युद्ध लड़े। किसके साथ लड़े? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। आओ बेटा लड़ो, हमसे युद्ध करो और अपने आप को हरा दो। तो ये इन्होंने लड़ाई की और तीनों बैटल में जीते और इन्होंने यूनिफिकेशन कर दिया। हम लोग बात करें जर्मनी का, जहाँ-जहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग लोग रहते थे, उस प्रकार कल्चर था, तो उन्होंने उन सबको पट्टे मार-मार के भगा दिया इन्होंने, ओटोमन बिस्मार्क ने। और फिर क्या हुआ 1871 में जो प्रूशियन किंग थे विलियम फर्स्ट, वो हम लोग बात करें जर्मन एम्परर की तरह बने। कहाँ पे? हेल्ड एट वर्सलिस। तो ये रहे हमारे विलियम वन। तो काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, पर मूंछें तो थोड़ी अपनी वही आर्मी मैन नहीं होते हैं जैसे, वैसी लग रही हैं इनकी मूंछें। तो ऐसे कर के हम लोग बात करें कि जो जर्मनी था उसका यूनिफिकेशन इन राजा महाराजाओं के साथ हुआ। और ऐसे हम लोग बात करें मोनार्की ने हेल्प की थी जर्मनी, या फिर हम लोग बात करें इटली की यूनिफिकेशन में। तो जर्मनी की कहानी तो हो गई, अब बात कर लेते हैं इटली की, कि इटली में कैसे-कैसे तबाही और तख्तापलट हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गाइस हम लोग बात करें कि यूनिफिकेशन और मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये थोड़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि भैया अब यहाँ पे ओटोमन बिस्मार्क की वजह से यूनिफिकेशन तो हो गया, पर एक जर्मनी बनाना एज़ अ नेशन स्टेट वो थोड़ी अलग चीज़ होती है। तो ज हमें पता है कि पैचवर्क ऑफ कल्चर तो था ही यहाँ पे, और दूसरी चीज़ें क्या थी? तो दूसरी चीज़ें क्या हुई? नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोंस्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। तो भैया अगर हम लोग बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफाइनरी होती है किसी भी, अगर एक यूनिट को अगर आपको जोड़ना होता है, तो उधर का जो हम लोग बात करें जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, तो आप एक ही कर दीजिए। फिर वहाँ पे एक तरीके से जब करेंसी एक कर देंगे, मॉडर्नाइजेशन के तरीके एक कर देंगे, तो इससे यूनिफिकेशन के तरीके निकल आते हैं। जर्मनी बनने लगी वहाँ पे। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस और ऑफ्टन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। तो एक तरीके से जो हम लोग इंजेक्शन की बात करते हैं नेशनैलिटी की, तो वो धीमे-धीमे डाला जाने लगा है यहाँ पे। तो ऐसे करके मेकिंग ऑफ जर्मनी हुई। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इटली के बारे में, कि इटली का क्या सिनेरियो था यूनिफिकेशन से पहले, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इटली कितने पार्ट में डिवाइडेड था। तो अगर हम लोग बात करें कि इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बटे होना। तो हम लोग बहुत पिछले समय से देख रहे थे कि जो हम लोग बात करें इटली है वो कैसे बटी हुई है। मतलब बहुत अलग अलग पैचवर्क्स में बटी हुई थी। तो जैसे कि हमने उन गसीपी मजीनी के बारे में पहले बात की थी, उन्होंने कैसे यूनिफिकेशन के लिए काम किया था, पर उनके मेथड्स वर्क नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो इटली थी वो यूनिफाइड हो गई, तो उसके बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के दौरान जो इटली थी ये डिवाइडेड थी 7 स्टेट में, जिसमें कि केवल एक जो सार्डिनिया प्रेडिमोंट वाला इलाका था वो इटालियन प्रिंस, यानी कि जो यहाँ के ओरिजिनल प्रिंस थे उनके द्वारा रूल किया जाता था। केवल एक पार्ट मात्र। तो उसमें केवल हम लोग बात करें प्रिंस रूल करते थे, और बाकी जो जगह थी इटली की, तो बाकी में अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। और कौन कौन रूल कर रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रेलियन हम्सबर्ग। तो ऑस्ट्रेलियन हम्सबर्ग के जो किंग्स थे वो रूल कर रहे थे। कहाँ कौन से पार्ट को? नॉर्थ वाले पार्ट को। और सेंटर वाले पार्ट को रूल कर रहे थे पोप। तो पोप रूल कर रहे थे। अब भैया जो जब खाली जगह होती है, अब आदमी कोई कुछ कहता नहीं है, तो भत्यारे से लोग क्या करते हैं, गुट बना के अपनी आपकी जगह भी घेर लेंगे वो। तो ऐसी करके पोप ने भी जगह घेर ली थी सेंट्रल वाली। और साउथर्न रीजन में हम लोग बात करें, डोमिनेशन था किसका? बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो स्पेन के कोई किंग थे, उनका रूल चल रहा था। तो अलग अलग हम लोग देख रहे हैं कि जो इटली थी वो अब बटी हुई थी, और इटली के अलग अलग पार्ट में अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे। इवन इटालियन लैंग्वेज हैड नो एक्यूरेट वन कॉमन फॉर्म। तो जो इटालियन लैंग्वेज का फॉर्म था वो भी एक नहीं था, इसमें भी अलग अलग स्लैंग बोले जाते थे, इसमें भी रीजनल वेरिएशन आ जाते थे, लोकल
वेरिएशन आ जाते थे, तो इतना ज़्यादा अंतराल हमें देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग देखते थे वैसे अपने यहाँ पे यूपी, अब अगर हम लोग बात करें अपने यूपी की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें या फिर हम लोग बात करें मुंबई की, तो हर जगह पे थोड़ी बहुत अलग अलग वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो इससे थोड़ी बहुत एक्चुअली कहें तो वेरिएशन होना अच्छी बात है, डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, पर कभी कभी ये डाइवर्सिटी खटकती भी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप लोग इशूज आपको पता हो आजकल के प्रेजेंट समय के, तो वही है मराठी बोलो, ये बोलो, फलाना बोलो, ढिकाना बोलो, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो वैसे ही वहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन थी, बटा हुआ था। तो ये सीन मतलब यूनिफिकेशन से पहले ये कंडीशन थी कि जो थिन्न भिन्न होके हमारा जो इटली था वो बटा हुआ था। तो ये सारा सीन चल रहा था वहाँ पे कि ऐसे करके बटा हुआ था हमारा क्या, इटली। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि जो इटली थी उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे यूनिफाइड किया गया। तो हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, 1830s में जो गुसिपी मजीने थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए और बहुत ज़्यादा ही प्रयास किए, पर उनके जो हम लोग बात करें प्रोग्राम से वो पूरे नहीं हो पाए। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी नहीं कि इनके जो मिशन थे वो कैसे होते गए। भले ही हम लोग बात करें, जैसे हमने लिखा है कि ड्यूरिंग द 1830s गुसिपी मजीनी sought to put together a coherent programs for a unified Italy Republic, but रिजल्ट क्या निकला हमें? एज अ रिजल्ट देखने को मिला क्या, फेल। तो भैया इनका जो रिजल्ट था वो फेल निकल के आया गुजिपी मजीनी का। पर इन्होंने एक चिंगारी भरी कि हाँ यूनिफाइड करना चाहिए। पर ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेंटिमेंटेशन ऑफ हिज गोल। क्या किया जाए, फेल हो गया। पर इसका क्या, इसका हम लोग बात करें जिम्मेदारी ली किसने? तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी ली थी किसने, वेक्टर विक्टर एमन्यूअल सेकंड ने ली थी। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848। तो 1831 और 1848 में रेवोल्यूशन फेल जरूर हो गया। द मीट ही इज नाउ द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्दिना Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify Italian state through war। तो भैया अब हम लोगों ने जैसे कि बात की थी कंजर्वेटिव से ही हेल्प करेंगे किसको यूनिफाइड करने में, क्यों और कैसे हेल्प करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पर क्यों हेल्प करेंगे इसका तो रीज़न मैं अभी बता देता हूँ कि मोर पावर एंड मोर मनी। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि कौन यूनिफाइड करेगा। तो हम लोगों ने बात कर ली थी अपने किंग विक्टर एमन्यूअल सेकेंड के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे ये कैसे और क्यों। हम लोग बात करें कि जो किंग विक्टर थे तो वो यूनिफिकेशन में हेल्प करेंगे इटालियन स्टेट की। तो हमारे सामने सवाल दो खड़े हो जाते हैं। तो अब बड़ी देर सोचने के बाद हमारे पास जवाब मिलता है किसका, वाई का, यानी कि क्यों इटली को यूनिफाइड करना चाहते हैं। तो हम लोग बात करें कि इटली को यूनिफाई इसलिए करना चाहते हैं इन द आइस ऑफ रूलिंग एलाइट्स। तो जैसे कि हम लोग बात करें किंग विक्टर की, तो ऑफ दिस रीजन यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ेगा बड़े क्षेत्र के अंदर। अगर एक जैसे एक कास्ट की, एक कल्चर की, एक नेशन जैसे हम लोग बात करें कि तो हम लोग बात करें कि उन कंट्री के अंदर रूल करना आसान होता है जिन कंट्री में जो किंग होता है उसका रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर रूल कर पाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे रूलर्स अपने कंट्री के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्जन करवाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो औरंगजेब था वो कन्वर्जन क्यों करवा रहा था, या फिर दूसरे जो रूलर्स होते थे तो वो अपनी ही एक तरीके से धर्म के लोगों को क्यों, मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई राजा होगा तो अपने धर्म के लोगों के बारे में ही सोचेगा। और एक तरीके से अगर यूनिफाइड हो जाएगी इटली तो फिर उसके लिए ही फायदा होगा ना, क्योंकि उसके उसके कम्युनिटी के लोग बन जाएंगे। अगर भिन्न विभिन्न प्रकार के होंगे तो उसकी जनता उसके लिए लॉयल नहीं होगी। अगर एक ही धर्म के होंगे या फिर एक ही कल्चर के होंगे तो उसके प्रति लॉयल तो हो जाएंगे कम से कम। तो उसे एक पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल जाएगा कि हाँ उसकी जो स्ट्रेंथ है पॉलिटिकली तो वो बढ़ जाएगी अपने आप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो फिर ज़्यादा लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर 10 रुपये भी दे रहे हैं तो काम हो जाएगा अपना। तो मतलब एक
तरीके से पैसा ही पैसा सूझ रहा है इनके दिमाग में। और दूसरा बात है यूनिफिकेशन करेंगे कैसे, यूनिफिकेशन इटली विद द हेल्प ऑफ कैवियर और गैरीबाल्डी। तो हम लोग बात करें, चार नाम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इटली के लिए, तो वो नाम बहुत जरूरी है हमारे लिए याद कर पाना। तो पहला नाम आप लोग गुसुपी मजीनी का नाम याद रख लीजिए सबसे पहले। फिर दूसरे उससे कम इंपॉर्टेंट विक्टर एमनुअल के बारे में बात कर लीजिए कि क्रांति लगाने वाला, क्रांति को पहुंचाने वाला, और लास्ट में एग्जीक्यूट करने वाले गैरीबाल्डी और कैव्यूर। तो ये चार नाम हमारे लिए इटली के यूनिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जो हमारे किंग एमनुअल सेकेंड थे, विक्टर एमनुअल सेकेंड थे, उन्होंने यूनिफिकेशन कराया, तो कराया किसके, कैवियर और गैरीबाल्डी की मदद से, ठीक है। और किस लिए कराया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की वजह से। तो गाइस हम लोग अब कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर कैवियर का क्या क्या रोल था कि नदन इटली को इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, और कैसे कॉन्कर किया था इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने नदन साइड को कॉन्कर किया था विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक आदमी थे। डिप्लोमेटिक आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ वाले व्यक्ति थे, एजुकेटेड व्यक्ति थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी, चीफ मिनिस्टर कैवियर हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ द इटली, नाइदर आ रेवोल्यूशनरी और नाइदर नॉर आ डेमोक्रेट। तो नहीं ये रेवोल्यूशनरी थे, नहीं ये डेमोक्रेट थे। तो ये क्या थे, लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। यानी कि ये फ्रेंच बहुत ज़्यादा, मतलब इटली से अच्छी फ्रेंच बोलते थे। तो इतनी अच्छी फ्रेंच बोलते थे तो काम क्या आएगा, फ्रेंच लोगों का शांत रहेंगे। तो इन्होंने विद द हेल्प ऑफ थ्रू द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेट थे ये, डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस। तो भैया फ्रांस से, इटालियन से अच्छी फ्रांस बोलते थे, तो उसका फायदा भी लिया। क्या लिया कि फ्रांस इंजीनियर्ड बाय द कैवियर्स सर्दीनी पिएडमोंट सक्सीडी इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो इन्होंने, जो हम लोग बात करें, जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थे उसको हरा दिया, और हम लोग बात करें जो नदन इटली था उसको कॉन्कर कर लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे, नदन वाला तो उन्होंने जीत लिया, बीच वाले जो पोप होंगे तो वो तो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे, और बस साउदर्न की बची है, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे कैवियर का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे थे कैवियर का, तो इनका रोल क्या था कि ये चीफ मिनिस्टर कैवियर थे। तो भैया इन्होंने लीड किया था इस जो इटली वाला जो ऊपर वाला नॉर्दर्न रीजन था, किसको हराकर, ऑस्ट्रियन किंग्स को हराकर इन्होंने ले लिया था। डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई थी किसके साथ, फ्रांस के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी फ्रांस बोलते थे, फ्रांस बोलते थे। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती कभी कभी, तो क्या ही करूँगा मैं। तो गाइस अब हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, गुसिप्पी गारिबल्डी के बारे में। मैं सही में लिटरली मेरे पास प्रोनाउंसिएशन के लिए मेरी जीप काट दी जाए भाई साहब, इतनी गंदी प्रोनाउंसिएशन है मेरी। गुसिप्पी गैरिबाल्डी बोलेंगे हमें से। तो गैरिबाल्डी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो हम लोग बात करें, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिप्पी Garibaldi fought for the unification of southern part of Italy। तो लीडरशिप थी किसकी, गैरीबाल्डी साहब की, और ये अपने साथ कुछ यंग लोगों के साथ में लेके गए, और इन्होंने कहा कि भैया कुछ आर्म्ड वॉलंटियर के साथ, यानी कि हथियारबंद वॉलंटियर के साथ, और चलो अपने देश के लिए, अपनी इटली को क्या किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। इसके लिए ये कुछ आर्म्ड वॉलंटियर को लेके गए, और क्या किया, साउदर्न इटली जीत ली। अब भैया सदर्न पार्ट नीचे इन्होंने जीत लिया, गैरीबाल्डी ने जीत लिया, ऊपर कैवियर ने जीत लिया, बीच वाला अब टमटमा गए। पोप साहब कहने लगे भाई साहब ले लो, हमारे पास में नहीं है कंट्रोल कर पाना। तो फिर ऐसे करके हम लोग बात करें, इटली का यूनिफिकेशन हुआ इन 1816। द मार्च्ड इनटू द साउदर्न इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। तो भैया जो यहाँ के लोकल पीजेंट थे उन लोगों ने भी मदद की, और यहाँ के जो स्पेनिश रूलर थे साउदर्न इटली के, उनको भगा दिया गया। और फिर क्या हुआ, 1861 में जो विक्टर एमनुअल सेकेंड थे वो क्या बन गए, किंग बन गए, किंग बन के निकल के आए, और बस फिर यहीं पे इटली का यूनिफिकेशन हो गया। अब हम लोग डिबेट करने वाले हैं, या फिर बात करने वाले हैं, मेकिंग ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ इटली अलग अलग चीज़ है। जैसे कि हमने जर्मनी के अंदर देखी थी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन एक अलग चीज़ है और जर्मनी का बनना एक अलग चीज़ है। तो नेशनलिज्म का इंजेक्शन है वो लगाना भी बाकी है अभी, मतलब इकट्ठा करके लगा लिया, बुला लिया, इंजेक्शन डालना है आपके अंदर, तो बैठा लिया है अपनी पेशेंट वाली सीट पे, बस डालना बाकी बचा है। तो उसके बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे इंजेक्शन डाला जाएगा नेशनलिज्म का, या फिर इटली बनाई जाएगी।
तो गाइस हम लोग अब बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पिछली बात की थी। तो अब ना वही है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो हो गई थी, पर हम लोग बात करें मेकिंग ऑफ इटली कैसे होनी थी। तो हम लोग बात करें कि भैया इटली को बनने में भी देर लगने वाली थी। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग अगर बात करें कि वहाँ की जो ज़्यादा से ज़्यादा मासेस थी वो कैसी थी, इलिटरेट थी। मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई, यानी कि अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा थी यहाँ पे। रिमेन्ड ब्लेसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और आधे ज़्यादा लोग तो थोड़े बहुत थे, पर उन्हें पता ही नहीं था आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी के बारे में, क्या आइडियोलॉजी चल रही है। वो तो बस यही जानते थे, द पीस एंड मासेस हुम हैड सपोर्टेड गैरीबाल्डी इन साउदर्न इटली। तो भैया जो लोग सपोर्ट कर रहे थे गैरीबाल्डी को साउदर्न इटली को कॉन्कर करने में, हु हैड नेवर हर्ड अबाउट इटली, जिन्होंने इटली के बारे में सुना भी नहीं था। और वो लोग मानते थे कि जो ला तालिया थी, ला तालिया तो अपना वही सिंबॉलिक इटली माना था हमने, तो वो क्या थी, वो विक्टर ऑमनियल की वाइफ थी। तो ये लोग ये मान के चल रहे थे। अंधा भाई राजा साहब लड़ रहे, राजा साहब ने कहा भैया भारत माता की जय, एक तरीके से समझ लीजिए। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, अरे भारत माता की जय, पीछे से बोल रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता, बस केवल बता रहा हूँ कि उन्हें पता ही नहीं था है कौन वो भारत माता। कोई किसी की माता को शायद अंग्रेजों ने किडनैप कर लिया है, उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था। ठीक है। तो जो आइडियोलॉजी थी उनके बीच में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, क्योंकि आज ज़्यादा जनसंख्या इलिटरेट थी। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग बात कर सकते हैं कि वहाँ की पीजेंट्री को कुछ पता नहीं था। वो तो बस कंजर्वेटिव का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने कैसे यूनिफाइड कराई थी इटली को। क्लियर? और धीमे धीमे इटली फिर बनी गई वहाँ पे कैसे भी करके। तो वही सब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो स्ट्रेंज नाम क्यों दिया गया? तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दूसरी जो कंट्रीज थी तो वहाँ पे जो यूनिफिकेशन था वो कैसे हो रहा थ्रू द वॉर, पर यहाँ पे कोई वॉर नहीं लड़ी गई थी। तो अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटेन को कैसे बनाया गया, तो ब्रिटेन in Britain, the formation of a nation state was not the result of sudden of upheaval और revolution। तो यहाँ पे कोई revolution कारण नहीं था कि इसका नेशन स्टेट बनने में, बट उसकी वजह पे यहाँ पे रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, यानी कि लंबी प्रोसेस के थ्रू ये बना है। ठीक है। Primarily identities of the people who inhabited in the British Isles were ethnic ones। यानी कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे कुछ कबीले के लोग रहते थे इन टापुओं के ऊपर, जिन्हें इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है। और द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रो इन वेल्थ। जो इंग्लिश नेशन थे वो धीमे धीमे ग्रो करते गए वेल्थ में, यानी कि इनके पास पैसा आता गया, धीमे धीमे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, पावर बढ़ती गई। तो अब ये इससे एवेल हो गए कि भैया ये अपना इन्फ्लुएंस जो था वो आसपास के इसलैंड के ऊपर बढ़ा सकें। तो इन्होंने वही चीज़ें की जो कि एक पावरफुल नेशन करता है। जब कोई अमीर आदमी हो जाता है तो वो आसपास के इलाके के ऊपर इन्फ्लुएंस पाने लगता है। तो इन्होंने भी वही चीज़ें की जो कि हर पावरफुल व्यक्ति करता है। तो जैसे ही इन लोगों को तो हम लोग बात करें कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया वहाँ पे, तो उन्होंने जो मोनार्की थी उसकी पावर को सीज कर लिया 1688 में। तो अब धीमे धीमे बिना किसी मतलब कोई झगड़ा वगैरह के, तो उन्होंने कहा कि भैया मोनार्की से भैया पावर हमें दे दो। फिर हम लोग बात करें एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत उन्होंने क्या कर लिया, इंग्लैंड का पार्ट बना दिया स्कॉटलैंड को भी। तो भैया इससे फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो इसके ऊपर जो स्कॉटिश कल्चर था वो सबको डोमिनेशन कर दिया गया, यानी कि जो ब्रिटेन पार्लियामेंट थी उसने हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। तो भैया इंग्लिश मेंबर्स ने डोमिनेटेड थी, और इन्होंने जो स्कॉटिश कल्चर था उसको सबको सप्रेस कर दिया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, तो बाद में जो आयरलैंड था उसे भी धर दबोच लिया गया। तो इम्पैक्ट क्या हुआ एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का? द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस। तो भैया सिस्टमेटिकली सप्रेस कर दिया गया, इनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर था, इनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, सबको दबा दिया गया। कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरेबल। तो जो कैथोलिक लोग थे, जैसे कि हमने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने रनीशा वगैरह के बारे में पता हो, तो वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनमें बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे जो कैथोलिक्स थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई और उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा।
ठीक है? उन्हें आज़ादी लेने की भी आज़ादी नहीं थी और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में युद्ध चलते ही रहते थे। मतलब थो आइडियोलॉजी थोड़ी अलग-अलग हैं, वैसे ही आपको पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने नेचर वगैरह के बारे में। द स्कॉटिश हाइलैंडर्स वर forbidden to speak their Gaelic language to bear their national dress। तो नेशनल ड्रेस नहीं पहनने देते थे, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलने देते थे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर फोर्सफुली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो भैया बिना किसी बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली उन्हें होमलैंड से निकाल फेंका गया। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा नहीं हुआ। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड था उसे कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो एज यूजुअली हमने देखा था वहाँ की जो इटलैंड में भी था, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बसे हुए थे यहाँ पे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट को और आइलैंड ऑफ आइलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री। तो भैया डोमिनेंस दिखाना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सप्रेस्ड। तो इनकी जो हम लोग बात करें, इन्होंने रिवोल्ट वगैरह भी किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पर जैसे कि इंडिया में हुआ तो उनकी जितनी बार म्यूटिनी वगैरह होती थी हमारे यहाँ भी, तो सप्रेस कर दी जाती थी क्योंकि ये लोग इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने घर में, भैया दूर तक को तो छोड़ नहीं रहे तो घर में क्या छोड़ेंगे, गुल्ली उड़ा के गोल गोल घुमा दिया उन्हें और दबा दिया उन्हें, जैसे इंडिया में दबा दी गई थी रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट लेड बाई वोल्फी टोन। तो वोल्फी टोन द्वारा रिवोल्ट हुई यूनाइटेड किंगडम के अंदर आयरिशमैन जे यूनाइटेड, मतलब एक आयरिशमैन थे 1798 में, 1798 में इन्होंने वॉर वगैरह की, यहाँ पे रिवोल्ट वगैरह किया, तो पर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उनका, रिवोल्ट को दबा दिया गया। फिर आयरलैंड को ज़बरदस्ती हम लोग बात करें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। क्लियर? तो ऐसे इनकॉर्पोरेशन हुआ था आयरलैंड का। तो गाइस बात करें कि नया ब्रिटेन कैसे बना, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि ब्रिटिश एक नेशन थ्रू हुआ। तो भैया इसमें जैसे कि हमें पता है कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही जो जिस कल्चर के अंदर जो डोमिनेट करता है तो उन्हीं का कल्चर दिखने लगता है। तो वैसे ही इंग्लिश का कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, तो इन्हीं का कल्चर प्रोमिनेंटली प्रमोट किया गया और जो सिंबल्स थे न्यू ब्रिटेन के, वो ब्रिटेन फ्लैग जैसे यूनियन जैक बनाया गया और नेशनल एंथम वो गुड गॉड सेव आवर नोबल किंग्स, द इंग्लिश लैंग्वेज, यही सब हम लोग बात करें चलने लगी, एक तरीके से डोमिनेट करने लगी, वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द अदर ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। तो बस जो बाकी ओल्डर नेशंस थे तो वो ऐसा साइड कैरेक्टर की तरह वर्क करते रहे और मेन लीडर ब्रिटेन और इंग्लिश रही हमारी। तो ऐसे करके ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हो गया एज अ कंट्री।